इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सब बाण भाइया ने धर्मवीर भाई और कृष्ण भाई की राम राम। भाई कृष्ण भाई जी धर्मवीर भाई, मौसम तो करवट ले गया। बिल्कुल। हाँ ये 2 दिन बरसात सी हो गए हाँ और तापमान में लगातार गिरावट जो है वो जारी है। बिल्कुल। तो ऐसे में अब इशारा यही है कुदरत का कि भाई थोड़े से टाइम बाद यानी 2-4 दिन के बाद हाँ तापमान ऐसा हो जाएगा कि जिसमें गेहूं का बुआरा चल पड़ेगा। हाँ तो कोशिश तो किसान भाइयों को यही करनी चाहिए और करते भी हैं हाँ कि भाई जैसे धान की फसल उठा रहे हैं, बिल्कुल, तो फाने खेत में ना जलाएं। हाँ उनको खेत में ही जजब कर दें। हाँ और अगर टाइम नहीं है तो फिर उस पराली को उठा करके खेत से बाहर काट के और बेच दें। बिल्कुल। या फिर उसके जो गठड़ियाँ सी बना बना के, हाँ आजकल तो ऐसे भी आपको मिल जाएंगे खरीदने वाले जो कि खेत में तो ठाक है और पैसे दे के जाएंगे। बिल्कुल। तो ना जलावें पराली, इससे स्वास्थ्य का भी नुकसान है, इससे मिट्टी का स्वास्थ्य भी बिगड़ेगा और हमारे जैसे बूढ़े ठेरे का भी स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। बिल्कुल। जिनका मान ले धर्मवीर भाई कोई बीमारी लग रही है, दमे की बीमारी है, सांस लेने में बड़ी मुश्किल हो इस टाइम में, सांस लेने में बड़ी दिक्कत हो है। हाँ। और फिर इसमें तो फायदे वाला तो एक भी तो सौदा को नहीं। बिल्कुल भाई अगर आपने पराली जला दी खेत में तो जो खेत की मिट्टी है उसके अंदर कुछ मित्र कीट हो हैं। हाँ वो तो खत्म होंगे देखो, और कुछ जैसे ये तत्व जरूरी हो हैं। हाँ वे भी जलकर खाक हो जाए। हाँ तो जहां तक बात आई तत्वों की, तो किसान भाइयों को हम ये भी अनुरोध करेंगे कि भाई जब अगली जो अब फसल की तैयारी भी कर रहे हैं बुआरे की, हाँ तो ऐसे में जो उर्वरक हैं, जो खाद हैं, उनका उचित और संतुलित प्रयोग करें। बिल्कुल। धर्मवीर भाई देखा है ना कई बार कुछ किसान भाई तो ऐसे हैं एक दूसरे के देखम देख भी ज्यादा खाद गिरते हैं या दवाइयाँ छिड़का है, तो इस तरह जो है ना वो एक दूसरे में मेरी फसल अच्छी, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं। फायदा तो जो मिट्टी की जांच करा ले। हाँ बिल्कुल। आपने पता है कृष्ण भाई के फसलों का उत्पादन बढ़ाने में कोई एक तत्व की, कोई 2 तत्व की जरूरत नहीं। हाँ इसके लिए तो मुख्य तत्व जो हैं वो कम से कम भी 17 तत्वों की जरूरत पड़ा है। अच्छा है। तो अपने जीवन काल में पौधे को 17 जरूरी तत्व जरूरी चाहिए और लंबे समय तक सही पैदावार और लाभ हासिल करने के लिए किसान भाइयों को ये सलाह दी जाती है, वैज्ञानिक भी सलाह दे रहे हैं कि उर्वरकों का संतुलित मात्रा में प्रयोग बहुत जरूरी है। यानी कि भाई एक खेत में कितनी तो फास्फोरस चाहिए, कितनी पोटाशियम चाहिए, तो इस तरह जो कितना नाइट्रोजन चाहिए, तो ये इस बात का ये संतुलन देखना है कि भाई कितनी मात्रा चाहिए। ये नहीं कि भाई जरूरत तो फास्फोरस की तरह मेरे भाई और बढ़ा दे पोटास ना, तो देखो पैदावार पर तो असर पड़ा ही पड़ा है फिर। हाँ आपने ठीक कहा। संतुलित उर्वरक प्रयोग का ये मतलब कतई नहीं है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की मात्रा एक जैसी हम खेत में डाल दें। इसका मतलब ये है कि भूमि में जिस तत्व की कमी हो, बिल्कुल उसी तत्व को डाला जाए। हाँ। और ज्यादातर अपने किसान भाई जो हैं वो आप ठीक ही कह रहे कि बस नाइट्रोजन पे ध्यान दें। हाँ। कि भाई नाइट्रोजन की कमी ना होने दो। हैं? हाँ।
और बाकी जो तत्व हैं उनकी तरफ मतलब ना भाई, हालांकि नाइट्रोजन से कम खर्चा आवे और दूसरे तत्वों पे, बिल्कुल। पर उनकी तरफ ध्यान नहीं देते। फिर जिसकी वजह से क्या कारण बने कि भूमि की जो उपजाऊ शक्ति है ना, बिल्कुल, वो दिनों दिन प्रभावित हो रही है। धर्मवीर भाई कह कराना, जिस तरह मान लीजिए आप ना दे दे रोज जाकर हरा साग खाना, देखो हरा साग कब तक खावेंगे, आखिर ना दूसरा स्वाद भी तो बदलना पड़ेगा। बिल्कुल। जिससे शरीर मांगेगा जो चीज, उसको तो वही देनी पड़ेगी। लेकिन हम कई बार देखा है कि जैसे कि किसान भाई हैं, वो इनकी जिस भी तत्व की कमी है ना, उसकी मिट्टी की जांच करा के उसके अनुसार ही भाई वो तत्व अपनी जमीन में डाल दे। अब देखो कृष्ण भाई, आपने बिल्कुल ठीक बात कही, पर ये किस चीज़ की ज़रूरत है? पहली बात तो ये कि ज़मीन में चाहिए क्या। उसमें चाहिए कि अपने भारत में 48% ज़मीन में जिंक, अच्छा, और 31% ज़मीन के हिस्से में बोरान, अच्छा, और 13% ज़मीन में लोहा, अच्छा, और 4% ज़मीन के अंदर मैग्नीज, और 2% ज़मीन के हिस्सों में कॉपर की कमी है। अच्छा, आज भी ये और बढ़ चुकी है। अच्छा, तो संतुलित उर्वरकों के प्रयोग करते समय हमने क्या देखना है कि सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को पूरा करा जाए। बिल्कुल, जिनकी तरफ ध्यान नहीं देंगे। तो हर फसल के बाद भूमि में पोषक तत्व जो हैं उनकी जो कमी आ जाती है, बिल्कुल, उनको पूरा करना बहुत जरूरी है। नहीं तो फिर भूमि की उपजाऊ शक्ति में कमी आवेगी और फिर अगली पैदावार में भी कमी आवेगी। तो इसके लिए कहते हैं, जो हमारे साइंसदान है ना, हाँ, वो ये कहते हैं कि भाई अगर हर फसल के बाद संभव नहीं है ना कि मिट्टी की जांच कराओ, बिल्कुल, तो भाई साल में एक बार तो अपने खेत के हर एक किले के मतलब ना मिट्टी का सैंपल जो है वो जांच के लिए जरूर भेज देना चाहिए। और इसमें जांच में कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आंदा ना, बिल्कुल भी नहीं। तो उससे जब उसके एक बार उसकी जांच हो जाएगी ना, तो नू पता लग जाएगा कि फलाने किले में भाई मने कौन सा खाद डालना चाहिए, बिल्कुल, कौन सा खाद डालने की मने जरूरत नहीं है। बिल्कुल भाई जिसकी मतलब ना पता चले कि भाई वो फलाने किले में भाई नाइट्रोजन की कमी है, तो बड़े शौक से डाल लें। बिल्कुल। और अगर उसके अंदर मान लिया पोटास की कमी है या जिंक की कमी है, तो फिर उसी ढंग से हमने खाद डालना चाहिए। नू नहीं कि अंधा धुंधा पा खेत में मतलब ना भाई हमने भाई इतना तो डालना ही डालना। वही तो मैं कह रहा था धर्मवीर भाई कि जो किसान भाई है दूसरे किसान भाई ने देख के उसके अनुसार जो है ना अपने खेत में, नहीं तो देखते नहीं भी मेरे खेत में किस चीज की कमी है। आप कुछ ना एक कट्टा यूरिया गिरा मैं 1.5 घेरूंगा क्या। तो इन सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए भी पहला जो मिट्टी की जांच करा के फिर ही तो देखनी चाहिए भी किस चीज की कमी है जी। तो अपने जो कृषि वैज्ञानिक हैं उनके अनुसार नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटास ये 3 मुख्य जो तत्व हैं 17 में से, तो इनका अनुपात कृषि वैज्ञानिक बताते हैं कि 4 हिस्से नाइट्रोजन हो, 2 हिस्से फास्फोरस हो और 1 हिस्सा होना चाहिए पोटास का। तो भारतवर्ष में ये जो अनुपात है ये संतुलित अनुपात से कहीं ज़्यादा है। अच्छा। तो जिसका मुख्य कारण क्या है कि नाइट्रोजन का प्रयोग किसान भाई ज़्यादा कर रहे हैं। बिल्कुल। नाइट्रोजन पौधे का आधारभूत पोषक तत्व है। इसकी कमी से पौधे की वृद्धि ठीक तरीके से नहीं हो पाती या रुक जाती है। लेकिन अगर इसके ज़्यादा प्रयोग से और पौधे में अगर हम ठोक दें भाई और गिर दो नाइट्रोजन और गिर दो, तो उससे क्या होगा कि एक तो पौधे के अंदर कोमलता ज़्यादा आ जाएगी। अच्छा, नरम हो जाएगा। हाँ, और तना कमजोर पड़ जाएगा, तो गिरेगा, कमजोर पड़ जाएगा, गिरेगा। और भी तो सुनो, हाँ, जो असल बीमारी की जड़ है ना, जो बीमारी यार कीड़े आवे ना पेड़े में, अच्छा, वो नाइट्रोजन जब ज्यादा आवे ना फिर फसल पे कीड़ों का बीमारियों का प्रभाव बढ़ता है। अच्छा, फसल गिर जाती है। बिल्कुल। और फसल देर से पकेगी। और दाने वाली और फल वाली जो फसलें हैं उनका उत्पादन बढ़ेगा नहीं। अच्छा, गिरेगा, कम होगा। तो इसी तरह जो है फास्फोरस है
या पोटास है, ये पौधे की जो वृद्धि है और उत्पादन है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अच्छा। अब अभी तो हमने नाइट्रोजन की बात करी। हाँ। अब जैसे फास्फोरस की कमी से क्या होता है हाँ। कि जिस खेत में फास्फोरस की कमी होगी तो जड़ों का विकास कम होएगा, अच्छा। फुटाव रुकेगा, बाड़ियां भी कम बनेंगी, दाने भी कम बनेंगे, अच्छा। फसल देर से पकेगी और दाने की बजाय भूसे की प्रतिरोधकता को बढ़ावेगा। अच्छा। और फसल को गिरने से बचाता है फास्फोरस। फास्फोरस मतलब अगर फास्फोरस पूरा होगा ना हम्म तो एक तो भूसे के अंदर जो प्रतिरोधकता मतलब रोगों से लड़ने की शक्ति है वो बढ़ जाती है। अच्छा। और फसल गिरने से बचेगी। बिल्कुल। कब? जब फास्फोरस पूरा होगा। कमी होगी तो नुकसान होगा। दाने भी कम बनेंगे, बाड़ियां भी कम बनेंगी, फुटाव भी रुकेगा। बिल्कुल। इसी तरह है पोटास। पोटास किस लिए जरूरी? पेड़े का जो तना है, मेडा है, उसकी मजबूती के लिए। अच्छा। और नाइट्रोजन के जो कुप्रभाव हैं उनको जो गिरने को बढ़ावा देते हैं, नाइट्रोजन तो ज़्यादा फसल को घेरती है। बिल्कुल। तो ये जो इसके दुष्प्रभाव है नाइट्रोजन ज़्यादा इस्तेमाल के, तो पोटास उनको दूर करता है, दुरुस्त करता है। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कृष्ण भाई कि ये जो 3 मुख्य पोषक तत्व है ना, इनको संतुलित प्रयोग ही कराया जाए। बिल्कुल। संतुलित मात्रा में कराया जाए ताकि भूमि की जो है उर्वरा शक्ति जो है वो बरकरार रहे। बिल्कुल। अब बात आई कि भाई भूमि की उर्वरा शक्ति जो है उसको बढ़ाए रखने के लिए ये तो बात होगी कि भाई हमने संतुलित मात्रा में खादों का प्रयोग करना है जी। इसके साथ साथ ऐसे उपाय भी अपनाने पड़ेंगे हमने जिससे कि इनका सही प्रयोग हो सके, क्योंकि इससे उनकी दक्षता में बढ़ोतरी होगी। अच्छा। यानी कि जब हम सही तौर पे इस्तेमाल करेंगे ना, अब जैसे आप देखो, मान लिया अब आप देसी घी के शौकीन रहे हो। बिल्कुल। हमने पता जब आप जाया करते जवान थे और एक बार वो मैं जब आपके साथ था जी बिल्कुल, मौसी घी गालने लगी, आपने नाड़ एक का नहीं कर ली कड़ियों का नहीं और बात करने लग गया कि गलन दे। तो गलन तो दे लेकिन ओटने की भी तो मादा होना चाहिए ना। बिल्कुल धर्मवीर भाई। इसी तरह खेत में आप अगर नाइट्रोजन ज्यादा ठोकेंगे तो फिर वो नुकसान कर सके। तो फास्फोरस और पोटास के उर्वरकों की पूरी मात्रा बिजाई पे देना ठीक रहता है। अच्छा है जी। लेकिन नाइट्रोजन की जो मात्रा है उसको मिट्टी की किस्म के अनुसार फसल में 3 से 4 बार में देना चाहिए। अच्छा। यानी एकदम से हमने देसी घी का ना वो जो बार है ना एकदम से नहीं खोलना चाहिए, ना टूट जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके देना चाहिए। क्योंकि नाइट्रोजन जो है उर्वरकों का रिसाव और हवा में उड़ के जाने से रोकने वाली जो नुकसान है उनको अगर जो नाइट्रोजन का जो रिसाव होगा ना वो एकदम से हो जाता है, उससे नुकसान ही होता है। जी बिल्कुल है। और बुआई से पहले गोबर की खाद खेत में अच्छी तरीके से अगर मिला दें तो उर्वरक उपयोग की क्षमता को हम बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। यानी कि रासायनिक खाद अपनी जगह और अपना जो ये देसी खाद अपनी जगह। हाँ। तो बात इतनी सी है कि गोबर की खाद ना भी मिले बिल्कुल तो हरी खाद और जीवाणु खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। हरी खाद के लिए ढैंचा, सनी, गवार, लोबिया, मूंग, उड़द, इनसे अच्छी हरी खाद तैयार खेत में करी जा सके। बिल्कुल। तो इनमें से हमने मौका लगते ही सार हरी खाद खेत में मिलाने का इंतजाम करना चाहिए। बिल्कुल धर्मवीर भाई। तो इससे भूमि की उपजाऊ शक्ति बढ़ेगी। बिल्कुल। और संतुलित उर्वरक तो जरूरी है ही। हाँ। और साथ में हमने ऐसे उपाय भी करने चाहिए जिससे कि मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बनी रहे और उर्वरकों पे जो लागत का खर्चा है वो कम हो सके। बिल्कुल। तो ऐसा है कृष्ण भाई जी, ये थी हमारी चर्चा कि भाई अब जो भाई है खादों के लिए मारे फिर रहे हैं। हाँ। रासायनिक खाद के लिए बिल्कुल। तो सोच समझ के इस्तेमाल करें। हाँ। जितना जरूरी है उतना करें। जरूरत से ज़्यादा खेत में अगर हम खादों का इस्तेमाल करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है।
कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। कृष्ण भाई, जी धर्मवीर भाई। सेठ ताराचंद का किस्सा अच्छा। और मौका उस वक्त का कि जब बहू ने अपनी ने और जहाज में बिठा के चलन लगा ना, जब वो अच्छा। पानी वाला जहाज था हैं। अच्छा। और जब बहू बैठ के उस जहाज में चली, अच्छा, उस मौके की रागनी सुन ले। जी धर्मवीर भाई, देखो सुनाओगे क्यों नहीं जी, तो सभी का कर रहे हो सुनना है तो फिर सुनाइयो रागनी। सुनाओ। रे ब्याली बहू ने रे लेके चला जब चलता करया था जहाज झमाझम हो रही पानी पर रे 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 ब्याली बहू ने लेके चला रे जब चलता करया था जहाज झमाझम हो रही पानी पर रे 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 रे। और बहू ब्याली की सुरती भर में दोनों की लगन लगी सही हर में दोनों की लगन लगी सही हर में जैसे समंदर में चंदा खिला सब हूरे मानती लाज रूप का किसा चोरे
सेठानी पर रे 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 रे। रे दोनों की नजर मिले थी ऐसे और दोनों बात करने लगे कैसे रे दोनों बात करने लगे कैसे जैसे अंबर में करके कला झगड़े रहे दो बाज तीसरी एक जाने बिरानी पर रे 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 रे। हूर का गोरा गोरा गात और जो के लगे थे पवन के साथ जो के लगे थे पवन के साथ रे कौन बात जो होना भला जब ईश्वर सारे काज दया करो जोड़ी यानी पर रे 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 रे। भाई कृष्ण भाई, जी धर्मवीर भाई। इतनी भी मस्ती ठीक नहीं, रुक भी जाओ। अच्छा। रागनी होली पूरी। अच्छा। ये थे सतबीर सिंह। अच्छा। तो आप इतने क्यों झूम रहे थे? धर्मवीर भाई देखिए, रागनी आपने ऐसी सुनवा दी, बस ध्यान नहीं रहा कि तो कड़ा खो रहा इस टाइम। तो नू बताओ जी। नू खोने ते तो काम चलता नहीं ना? हाँ बिल्कुल, और भी काम बतावेंगे भैया ना, मौसम की भी जानकारी देंगे, कार्यक्रम के बारे में भी बतावेंगे। आ गए उल्टे आप कार्यक्रम में। बिल्कुल। सुनाओ फिर, मौसम का हाल सुनाओ पहला तो। धर्मवीर भाई, आज का जो तापमान है वो है, अधिकतम रहा 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहा 18 डिग्री सेल्सियस। और धर्मवीर भाई, कल भी जो है ना इसी तरह का तापमान बना रहेगा, यानी कि अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस। और मौसम जो है ना साफ रहने की संभावना है जी। और कल के कार्यक्रम का जिक्र करें तो कल चर्चा रहेगी परंपरागत कृषि विकास योजना पर, और दूसरी चर्चा हम करेंगे नई फसल नई उमंग के अंतर्गत, वो रहेगी अड़सी की बिजाई पर। जी। तो कृष्ण भाई जी, एक बात और भी करनी थी। कौन सी? कि भाई जो अपना राष्ट्रीय कृषि और विपणन का जो काम है ना, अच्छा भाई इसके बारे में थोड़ी जानकारी दो कि जो राष्ट्रीय जो कृषि विपणन है, हाँ, मार्केटिंग है, बिल्कुल, ये क्या है? धर्मवीर भाई, जो राष्ट्रीय कृषि बाजार है ना, जिस तरह के अपने देश में जो खेती वाली चीज़ें हैं, उन्हें एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म दे दिया। अच्छा। सारे काम ऑनलाइन। अच्छा। हाँ, जिस तरह के बाजार किसानों तक, व्यापारियों और खरीदारों को जो है ना वस्तुओं में ऑनलाइन ट्रेडिंग की जो सुविधा है ना, या जो है ना इसमें प्रदान करी गई है कि राष्ट्रीय कृषि विपणन में जी। और उनकी जो उपज है उसका सुचारू विपणन, जो कीमत है उनकी, और खोज कर रहे हैं कि भाई जहाँ भी हम अपनी फसल को बेच सकें या कहीं और से खरीद सकें, इन सारी बातें जो है ना का ध्यान इस राष्ट्रीय कृषि मार्केटिंग में कराया गया जी। और यदि नेशनल जो
कृषि मार्केटिंग है, इसके जरिए जितने भी कृषि उत्पाद हैं उनके जो है ना अधिक दाम मिलेगा एक तो, यानी कि जो 2022 तक किसानों की जो आमदनी है दुगुनी करने का लक्ष्य रखा गया है। यानी कि ये इस तरह की योजना है कि किसान भाई ऑनलाइन देख लें कि हाँ। कहाँ पे कौन सी चीज़ के क्या रेट में बिक रही है। बिल्कुल। तो अगर सस्ती है या महंगी है, कहाँ बेचने का फायदा, बिल्कुल। कहाँ बेचने का नुकसान। हाँ जी। तो इस तरह जो है ना अपने देश की लगभग 585 मंडियां इस माध्यम के द्वारा जो है ना जोड़ी गई हैं, और इनमें जो कृषि उपज है उसको मंडी को इंटरनेट के जरिए जोड़ दिया गया है, और ये भी देख सके हैं कि उस मंडी में भाई कौन सी चीज़ की मांग इस टाइम जारी है। और राष्ट्रीय कृषि बाजार एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स जो ट्रेडिंग पोर्टल है यो, और इसमें मौजूद जितने भी कृषि उपज है, विपणन है, सारी समिति या फिर दूसरे कृषि मंडियों के जो नेटवर्क है उनको आपस में जोड़कर एक बहुत बड़े बाजार का भाई निर्माण कराया है। और राष्ट्रीय कृषि बाजार कहने को तो वर्चुअल बाजार है, लेकिन धर्मवीर भाई यह किसी भी किसान व्यापारी को देश की जो है किसी भी कृषि मंडी में सामान खरीदना या बेचना उनको सहूलियत प्रदान करा है। और कृषि बाजार को राज्यों द्वारा या उनके जो कृषि व्यवसाय है विनिमय द्वारा संचालित करा, जिसके अंतर्गत भाई राज्यों को विभिन्न बाजारों क्षेत्रों में बांटा गया है, जिसमें प्रत्येक का संचालन अलग अलग कृषि उपज बाजार समिति जो इसके अपने व्यवसाय या विनिमय को भाई लागू करा है। और इसी तरह अंदर मेरे भाई राष्ट्रीय बाजार जो है उसकी मंडी की व्यवस्था में अंतर भी है थोड़ा सा। यदि कोई दूसरा वैकल्पिक बाजार नहीं है तो भाई मौजूद जो मंडी है उसको ही एक नेटवर्क से जोड़कर किसानों को और कृषि व्यापारियों को आमने सामने कर दे, और यह तकनीक के जरिए खरीदारों को भाई देश की जो विभिन्न मंडियां हैं उनसे जोड़ा है, जिससे कि खरीदार किसी दूसरे राज्य में बैठकर भी किसी अन्य राज्य की मंडी के सामान का भाव पता कर सका और माल खरीद सका। तो भाई धर्मवीर भाई तो इस तरह जो है ना इसकी योजना का कुछ लाभ भी है। राष्ट्रीय कृषि बाजार को ऐसी व्यवस्था के रूप में विकसित कराया गया जिससे कि इसे जुड़ करके हर वर्ग को लाभ मिल सके और किसान को राष्ट्रीय कृषि बाजार के माध्यम से कृषि उत्पाद क्रियाओं को अधिक दाम मिलने की जो है ना कोशिश करा है। बिल्कुल ठीक बात बताई आपने। तो कृष्ण भाई ये एक वो प्रयास है कि जिसके जरिए भारतवर्ष का किसान पूरे भारत में जी किस मंडी में क्या रेट चल रहा है, किस जीनस का कहाँ फायदा बेचने में, कहाँ खरीदने में, ये सारा का सारा घर बैठे ही ऑनलाइन चेक कर सकते। तो इसमें तो किसान भाइयों का नुकसान नहीं है। हाँ, इसमें तो फायदा ही बिल्कुल। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। तो कृष्ण भाई जी धर्मवीर भाई, अब भाइयों से इजाज़त लेने का समय हो गया, क्योंकि किसान वाणी कार्यक्रम का जो है समय यहीं तक है। तो लेवें भाई से इजाज़त जी। अच्छा भाइयों, राम राम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।